सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय पढ़ रहे हैं हम राज्य सरकार यानी 7वां। उसमें कुछ भाग को काट दिया गया, जिसे विधान परिषद को काट दिया गया है। उसके आगे की पढ़ी में आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। कल हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था, आज हम मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। फोटो देखिए ना आपने अशोक गहलोत की। सारे काम किससे होते हैं? अशोक गहलोत। कोई भी काम करते हैं कि मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी जरूरी है, तो वो प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और सीधा प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री ने। देश में जैसे प्रधानमंत्री काम करता है ना, वैसे राज्यों में कौन होता है? मुख्यमंत्री। अब देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? 164। बहुमत दल के नेता कहाँ? विधानसभा के। कि कौन नियुक्त करता है मुख्यमंत्री पद पर? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य देखिए। मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। और एक बता देता हूं, अभी आपका विद्यालय शुरू हो जाएगा तो टेस्ट आपके चल रहे हैं। जैसे आज चौथा टेस्ट, तो चौथे टेस्ट के अंदर आपको क्या है कि स्वाई जयसिंह है, स्वाई जयसिंह तक है। मुगलों से लेकर मुगल काल नहीं आएगा, उसके बाद स्वाई जयसिंह तक। अगला जो 5वां टेस्ट होगा ना, उसमें ध्यान रखना, ये आपका सिख साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ये काट दिए गए हैं। तो इसमें आएगा आपका एक तो अमर सिंह और शिवाजी, दो पढ़ना है, अमर सिंह शिवाजी। फिर तीसरे पार्ट में जाके पढ़ना है आपको एक तो स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति है वो, और जनजातीय आंदोलन। ठीक है, इतनी चीज़ें पढ़नी है अगले टेस्ट में। बाकी किसान आंदोलन है, मैसूर मराठा, ये सारे काट दिए, सारे जीते। तो दोबारा बता देता हूँ, 5वें टेस्ट में मेरे ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्या चीज़। एक तो आज एक तो टेस्ट है ही, आपको पता है, स्वाई जय सिंह तक। 5वें टेस्ट में दूसरे पार्ट का अमर सिंह राठौड़ और शिवाजी मराठा साम्राज्य, दो हो गए। तीसरे पार्ट में सीधा आगे देख लेना स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, 1857 की क्रांति जो है, और एक जनजातीय आंदोलन आपको पढ़नी। ये टेस्ट में थोड़ा चेंजिंग किया है क्योंकि उसमें थोड़ा चेंजिंग नहीं था। अब देखिए मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम शक्तियाँ और कार्य। मंत्रिपरिषद राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और उसके कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण और उसके सदस्यों में विभागों का बंटवारा कर चुकने के बाद भी वह जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों और उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एक बार किसी को मंत्री बना दिया तो वो पूरे 5 साल रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री चाहे तो 10 दिन बना सकता है, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, मुख्यमंत्री पर है। किसी को हटा सकता है, किसी को नया मंत्री बना सकता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए एजेंडा या कार्यसूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही संपादित होती है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करे। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या अधिक सदस्यों में से किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर करने का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे।
वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। विधानसभा का नेता, एक और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही संपन्न नहीं। जितने भी सारे काम होते हैं वो मुख्यमंत्री के अनुसार ही होते हैं, मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का भी परामर्श दे सकता है। इतनी पावर होती है। विधानसभा का नेता कौन होता है? क्योंकि बहुमत प्राप्त होता है मुख्यमंत्री को, तो वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का भी परामर्श देता है। अब आती है कानून व्यवस्था की बात करें, न्यायालय की बात हो। केंद्र सरकार में हमने पढ़ा था उच्चतम न्यायालय और यहाँ हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्तियां और शक्तियां। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान है। तो उसके नीचे कौन होते हैं? उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। ठीक है, 2 राज्यों का भी हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का आपको पता है चंडीगढ़ है, तो दोनों का एक हो गया। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किए गए। ये बॉम्बे मुंबई है, मुंबई मद्रास वर्तमान में चेन्नई है। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24 उच्च न्यायालय हैं। ध्यान रखना, एक और बन गया, अब आंध्र प्रदेश और बन गया, 25 हो गए। वैसे पहले 24 थे, अब एक और बन गया, 25 हो गए। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी सारे अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अनुच्छेद किसके तहत? 216 के तहत, जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। इस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करता है। न्यायाधीश की योग्यता। अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। एक तो भारत के कार्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, यानी 10 साल तक वो कोई न्यायिक पद पर हो, जैसे वकील वगैरह हो। उच्च न्यायालय या 2 या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो, यानी 10 साल तक वो वकील एडवोकेट रहा हो, लगातार 10 वर्ष तक। कार्यकाल। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधी प्रावधान है। वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया यानी संसद द्वारा हटाया जाता है। न्यायाधीशों द्वारा शपथ। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। और साधारणांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का साधारणांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। अनुच्छेद 222 के तहत एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, यानी किससे परामर्श लेगा? उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। वेतन देखो, अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये और अन्य को 80,000। हालांकि ये बढ़ा दिया, ध्यान रखना। अब वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,80,000 रुपये मिलते हैं और जो अन्य न्यायाधीश है उनको 2,50,000 रुपये मिलते हैं। बढ़ा दिए राशि। प्रति माह है, प्रति महीने मिलती है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए नियमन व्यवस्था है। नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, निश्चित कार्यकाल, संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां पर वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। और कार्यपालिका से पृथक्करण। उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र व शक्तियाँ। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र व शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें क्या होता है? रिट अधिकारिकता, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, प्रशासन संबंधी शक्तियाँ और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी इसके
क्षेत्राधिकार। अब एक एक पढ़ते हैं। नंबर 1 मूल क्षेत्राधिकार। इसका तात्पर्य प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई है, जैसे संसद व राज्य विधानमंडल सदस्य के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो, राजस्व वितरित करने का कोई विवाद हो, मौलिक अधिकार और वसीयत हो, विवाह विधि, कानूनी कोई अधिकार हो कंपनी का, या कोई विवाह विच्छेद हो जैसे तलाक वगैरह, ये सब अधिकार है। फिर रिट यानी याचिका अधिकारिता। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा याचिका जारी कर सकता है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है। यानी 226 में तो सारी है, और अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। 3 नंबर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, आयकर हो गया, पेटेंट हो गया, डिजाइन, उत्तराधिकारी आदि के मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यानी पहले छोटे न्यायालय में फिर बड़े न्यायालय में। आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास दंड दे दिया, सेशन न्यायालय नीचे के न्यायालय होते हैं, मृत्युदंड दिया हो तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चौथा आता है अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसका अवमानना के लिए दंड की शक्ति होगी। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेगा। प्रशासन संबंधी अधिकार, उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों निर्णयों को मंगवा सकता है और उनकी जांच पड़ताल करवा सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार पालन कर रहा है। वह किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार या निर्णय के लिए भेज सकता है। और लास्ट पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन। उच्च न्यायालय केंद्र और राज्य विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों को वैध व अवैध घोषित कर सकता है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के पास जाना होता है। तो यह आपका राज्य सरकार पूरा हो गया। अब इसके क्वेश्चन देखो इसके। जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी? तो ये 2020 और अब बढ़ा के 2025 तक 26 तक। भारतीय संघ के कितने राज्यों में 2 सदनों वाला विधानमंडल है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, कम बात बताया था ना, कम बात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, ये 6 हो गए। अब 1 हटा दिया, जम्मू कश्मीर। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्यों को करता है। राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के मुख्य पदाधिकारियों के नाम बताइए। देखो, राज्य की विधानसभा होता है उसको तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं, और विधान परिषद के जो होते हैं उनको सभापति और उपसभापति कहते हैं। फिर राज्य की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के किस सदन को नहीं है? तो विधान परिषद को नहीं है, ध्यान रखना। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं? तो ये क्वेश्चन छोड़ देना विधान परिषद वाले, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। और राज्यपाल किसकी इच्छा परंत अपने पद पर रहता है? राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन है संविधान के अनुसार, अच्छा ये इधर है 8 नंबर। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? वैसे तो किस में है? राज्यपाल में। राज्य के विधानमंडल के 17वां में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? राज्य के विधान 17वां में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश अध्यादेश कहते हैं। पद ग्रहण से पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस आशय की शपथ लेनी चाहिए? पद और गोपनीयता की। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 214। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन हो गए, लघुतरात्मक पढ़ लेना। विधान परिषद वाले इसमें से सारे छोड़ देना। तो कल से हम पढ़ेंगे जल संसाधन। अब जल संसाधन में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या हटाया गया है या नहीं, कल इसकी चर्चा 8 नंबर पार्ट से करेंगे। तो इसको पहले बढ़िया तरीके से पढ़ना और जो टेस्ट दिए जाते हैं वो बढ़िया तरीके से करते रहना, क्योंकि अंदर से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। छोटे 1 नंबर के, 2 नंबर के, और उनके आगे अंक लगे हुए देख लेना। और एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आराम से बढ़िया जितनी बात
क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है उतनी ही आपको लिखनी है।